अगली प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, electrode potential of transition elements. So I'm going to write electrode potential, electrode potential of transition elements. Now moving to the electrode potential. First of all, we should know what's electrode potential. I hope that आपने electrochemistry chapter पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने डिस्कस किया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिटेल में नहीं जाना है, बस छोटे से एक सिंपल डेफिनेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की देता हूं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। You may have gone through in electrochemistry galvanic cells और electrochemical cells। वहां पे कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इट इज मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जैसे जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। उसमें एक मेटल रॉड एनोड और दूसरा मेटल रॉड कैथोड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है जिसको आप एनोड कहते हो, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है जिसको आप कैथोड कहते हो, ठीक। तो वहां पे आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, if I will dip zinc rod in zinc sulfate, या in general metal rod M, it is dipped, ये metal M है, metal rod M जिसको आप इलेक्ट्रोड कहोगे, metal rod M dipped in its electrolytic solution of M plus anions, जैसे कि जिंक डिप्ड इन जिंक 2 पॉजिटिव या कॉपर डिप्ड इन जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। इस इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, मेटल सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू मेटल प्लस एन आयंस, और वो सॉल्यूशन में जाएंगे टू फॉर्म मेटल प्लस एन एक्वस। This is obviously oxidation. ठीक। Now, the tendency of this electrode to undergo oxidation is obviously called as oxidation potential. Under standard conditions, मैं इसको कहूँगा standard oxidation potential, क्योंकि जब आप एक पूरी सेल कॉन्स्ट्रक्ट करोगे, हाफ सेल काम नहीं करेगा, पूरी सेल कॉन्स्ट्रक्ट करोगे, उसमें एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके एक्सटर्नल वायर से कैथोड पे जाएंगे जहां पे रिडक्शन होगा। तो इन जनरल जब आप मेटल रॉड M, अभी मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया ये एनोड है कि कैथोड है, मेटल रॉड M डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग M प्लस एनाइंस, दो टाइप का प्रोसेस हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन हुआ देन मेटल सॉलिड इज कन्वर्टेड टू मेटल प्लस एनायंस व्हिच विल मूव इनटू द सॉल्यूशन टू फॉर्म मेटल प्लस एन एक्वस। अगर ये हुआ, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन है, तो इस इलेक्ट्रोड को मैं कहूंगा एनोड, और इसकी टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको मैं शॉर्ट में कहूंगा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा E0 M प्लस N एक्वस। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एब्रिवेटेड फॉर्म में SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये मेटल रॉड बिहेव करेगा एज एन एनोड, ठीक है। दूसरी भी पॉसिबिलिटी है,
रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होगा, मेटल प्लस n आयन जो है that will gain electrons and they will get deposited on this metal rod and that will be obviously reduction. ऐसा भी हो सकता है metal plus n aqueous will gain n electrons and they will form metal solid. अगर ऐसा हुआ तो obviously reduction है, and tendency of this electrode to show reduction, to undergo reduction, is obviously called as a reduction potential. Under standard conditions हम इसको कहेंगे standard reduction potential or SRP, represented like this: E naught m plus n m. This is aqueous. इसको मैं represent करूंगा abbreviated form में SRP, standard reduction potential. This is standard oxidation potential, standard reduction potential. M to m plus n, represented by this SOP, standard oxidation potential. M plus n to m, its reduction potential, represented by this, called as standard reduction potential. You may have gone through this electrochemistry. Now, the tendency of this electrode to undergo oxidation is called as oxidation potential, and tendency to undergo reduction is called as reduction potential. Both these tendencies, चाहे oxidation या reduction tendencies, collectively they are called as electrode potential. Can collectively call as electrode potential. ठीक है, तो electrode potential या तो आप represent कर सकते हो SOP या तो SRP. Conventionally we use SRP to represent the electrode potential. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम SOP यूज करने वाले हैं. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेवलप्ड बिटवीन metal electrode and its electrolyte at the interface, that's called as electrode potential. You can also define electrode potential in terms of solution potential and osmotic potential. उसके terms में भी explain करोगे, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. I will focus my attention on SOP and SRP. ठीक है. Now next point है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, कोई भी इलेक्ट्रोड आप लोगे, कोई भी मेटल रॉड, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड जब आप लोगे, उसका SOP और SRP मैग्नीट्यूड में सेम है बट आर अपोजिट इन साइन. फॉर एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए SOP is equal to negative of SRP. किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए SOP exactly equal to negative of SRP, मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में फर्क है. That means जिस इलेक्ट्रोड का SOP बहुत ज्यादा होगा उसका SRP बहुत कम होगा, और जिस इलेक्ट्रोड का SRP बहुत ज्यादा होगा उसका SRP बहुत कम होगा. That means SOP of a given electrode is inversely proportional to SRP. इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन. किसी इलेक्ट्रोड का अगर SOP ज्यादा है तो उसका SRP कम है. मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड में बहुत टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन तो उसको बहुत कम टेंडेंसी होगी टू अंडरगो रिडक्शन. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसको हम जिंक से एक्सप्लेन कर लेंगे. E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, ये है प्लस 0.76 वोल्ट्स. और अगर आप इसी इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू लोगे, E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव जिंक एक्वस, it is equal to minus 0.76 volts. Look at that. यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये SOP है, यहां पे रिडक्शन हो रही है तो SRP है. It's plus 0.76, it's minus 0.76. तो जिंक को ऑक्सीडेशन होने का SOP वैल्यू इसका पॉजिटिव है. इसका मतलब इट हैज गॉट मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन.
and that means it has got less tendency to undergo reduction. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं. अगर मैं कॉपर पे जाऊंगा, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स तो किए होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, कॉपर का SOP हम लेंगे, कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, that is equal to minus 0.34, and E naught copper 2 positive aqueous copper, that's equal to plus 0.34 volts. Look at the difference. पहला वाला obviously SOP है और दूसरा वाला SRP है. अगर आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को मिला के कपल करके आप सेल बनाओगे, ठीक है, तो SOP कंपेयर कर ले, SRP कंपेयर कर लेंगे, आपको एकदम से मिलेगा ऑक्सीडेशन कहां होगी, रिडक्शन कहां होगी, कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा. लुक एट द SOP वैल्यूज. जिंक का 0.76 पॉजिटिव, इसका माइनस 0.34. तो किसका SOP ज्यादा है? ऑब्वियस जिंक का SOP ज्यादा है. तो जिंक का SOP ज्यादा है, इट मींस आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स, इन दो में से जिंक को ज्यादा टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड हेंस जिंक विल बिहेव एज एन एनोड. ठीक है. नाउ अगर मैं SRP की बात करूंगा, SRP किसकी ज्यादा है? कॉपर इलेक्ट्रोड का. तो इसका मतलब है कॉपर इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज ए कैथोड, क्योंकि वहां पे रिडक्शन होगी, यहां रिडक्शन होगी, यहां ऑक्सीडेशन होगी. तो कॉपर पे रिडक्शन होगी तो कैथोड बनेगा, जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो एनोड बनेगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस SOP एंड SRP. ठीक है. नाउ इस वक्त मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल से यहां डिस्कस नहीं करना है, टू डिस्कस द रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी in terms of electrode potentials. If I write the reaction zinc plus copper 2 positive, it gives zinc 2 positive plus copper. This reaction is feasible. Zinc plus copper 2 positive gives zinc 2 positive copper. Zinc undergoes oxidation and copper undergoes reduction, जो already हमें पहले से पता था. ठीक है. इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसे लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. लुक एट दिस रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन जिंक ऑब्वियसली, फिर ऑक्सीडेशन, उसकी रिडक्शन, जिंक इज रिप्लेसिंग कॉपर. जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब है जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है. अब इसी रिएक्टिविटी को समझो इन टर्म्स ऑफ SOP और इन टर्म्स ऑफ SRP. जिंक का SOP ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव. ठीक है. कॉपर का SOP कम है, इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है. सो इसका मतलब ये हुआ, अगेन रिपीट वर्ड्स, जिंक का SOP ज्यादा है और कॉपर का SOP कम है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव. तो मैं कह सकता हूं ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल, जो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, क्योंकि मुझे यहां यूज करना है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग. जिसका SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है. एग्जाम्पल आपके सामने. तो मैं कह सकता हूं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP. जिस मेटल का SRP कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है. सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यू हैव गॉन थ्रू द इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जब आप मेटल रॉड डिप करोगे इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस कंटेनिंग प्लस एनायंस, दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन. ठीक है. ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रोड का SOP ज़्यादा होगा, और रिडक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ पे SRP ज़्यादा होगा. किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए SOP और SRP वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन साइन में डिफरेंट है. अपोजिट साइन क्या है? यानी जिसका SOP ज़्यादा उसका SRP कम है. लॉजिकली तो यही बात है, जिसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसको बहुत कम टेंडेंसी होगी टू अंडरगो रिडक्शन. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. और कंपैरिजन भी मैंने दिखाया, रिएक्टिविटी भी मैंने दिखाया. दिस इज हाउ यू प्रेजेंट SOP एंड SRP. नाउ
अब हम ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे एसओपी में रिप्रेजेंट कर ले या एसआरपी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. व्हाट मेक्स डिफरेंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the reactivity of transition metals along the transition series and in comparison to S block elements. ठीक है. Now let us move towards thermodynamics of electrode potential. इसमें हम electrode potential को understand करेंगे in terms of Gibbs free energy change and enthalpy change. ठीक है. तो इसको understand करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे most common oxidation state of first transition series. पहली transition series का जो most common oxidation state है that's +2. तो हम explain करेंगे thermodynamics of electrode potential of first transition series in terms of +2 oxidation state. Let me write the change like this. Metal solid is converted to metal +2 aqueous. This is the change that will help us to explain the thermodynamics of electrode potential. Thermodynamics की एक मशहूर इक्वेशन है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, that is delta G is equivalent to delta H minus T del S. Delta G, as you know, it's Gibbs free energy change. Delta H, enthalpy change, and delta S is the entropy change, where T represents the temperature. जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, किसी भी चेंज की फिजिबिलिटी के लिए, कोई भी चेंज फिजिबल होने के लिए डेल्टा G शुड बी नेगेटिव. दिस शुड बी नेगेटिव. और इसके नेगेटिव होने के लिए एंथैल्पी चेंज शुड आल्सो बी नेगेटिव एंड एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव. यानी डेल्टा H शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव. तो ये प्रोसेस फिजिबल होगी कि न होगी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते इन टर्म्स ऑफ डेल्टा G. इट शुड बी नेगेटिव. इसके नेगेटिव होने के लिए डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. नाउ इन दिस केस आई विल एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H, दैट्स एंथैल्पी चेंज. Let me represent enthalpy change of this process by delta H total. Delta HT, that's delta H total. ठीक है. Since delta H should be negative on the base of this equation. अब ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. कन्वर्जन ऑफ मेटल सॉलिड टू मेटल +2 एक्वस. इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. तो ये कैसे मल्टी स्टेप प्रोसेस है? अगर ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं, ये किस तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे. सबसे पहले क्या होता है, metal solid is first of all converted to metal gas. Conversion of solid to gas, this is the first step. Second, metal gas is converted to metal 2 positive gas. This is the second step. And then metal 2 positive gas is converted to metal 2 positive aqueous. ये तीसरा स्टेप होगा. ठीक है. फिर से एक और बार समझ लेंगे इसको. पहले जो सॉलिड मेटल है ये कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में. ठीक. देन गैसियस स्टेट metal, it will lose 2 electrons to get converted to metal 2 positive gas. Then this metal 2 positive gas will be solvated by the water molecules and it will be converted to metal 2 positive aqueous. ठीक है. Now this process, conversion of solid to gas, this is sublimation. Conversion of solid to gas, सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल है. दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन. और इसमें एंथैल्पी चेंज जो होगा, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय
डेल्टा एच सबलिमेशन। ठीक, नाउ इसके बाद मेटल गैस कन्वर्ट होगा मेटल डाइपॉजिटिव गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एंड यू नो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। बट रिमेंबर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहां पे, इसका मतलब यू रिक्वायर 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा एच आयोनाइजेशन, this ionization energy that is required here, it will be the sum of first ionization energy and second ionization energy, because you are eliminating 2 electrons, पहले के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरे के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे यूज होगा, या डेल्टा एच आयोनाइजेशन यहाँ पे यूज होगा, दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा स्टेप, metal 2 positive gas to metal 2 positive aqueous, this process is solvation. Since it's aqueous, water is a solvent, it will be called as hydration. And in this process जो enthalpy change होगी उसको हम नाम देंगे delta H hydration, या simply hydration energy कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आ रहे हैं। पहले solid to gas, sublimation process, enthalpy change, enthalpy of sublimation. Second process, conversion of gas to dipositive gas, process is ionization, and in this process energy is required, and that energy required is called as ionization energy, thermodynamically enthalpy of ionization. और तीसरी process जो है, this is hydration, और इसमें जो enthalpy change होगा, that's hydration enthalpy, and energy involved in this process is hydration energy। ठीक है, तो हम कह सकते हैं on the basis of Hess's law, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, total enthalpy change of this process will be the sum of the enthalpies of these processes. So I write delta H total, ठीक, on the basis of Hess's law, delta H total will be equal to sum of the enthalpies of these 3 steps, that will be delta H sublimation plus delta H ionization plus delta H hydration। ठीक है, now since we know that thermodynamics में enthalpy change की sign matter करती है, if it's exothermic process enthalpy की sign negative होगी, if it is endothermic process then enthalpy change की जो sign होगी that will be positive। ठीक, look at this, conversion of solid to gas, this process is endothermic, इसका मतलब इसकी sign positive होगी, that's there, ये positive होगा। कन्वर्जन ऑफ गैस टू डाइपॉजिटिव गैस, आयोनाइजेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसकी भी साइन पॉजिटिव ही होगी। ठीक, थर्ड प्रोसेस जो हाइड्रेशन फिनोमेनन होता है, हाइड्रेशन फिनोमेनन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, एंड एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इस वजह से इस वाली एंथैल्पी की जो साइन आ जाएगी वो होगी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। For the feasibility of process, enthalpy change should be negative, ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब इक्वेशन से आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू या हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम करेगा sum of sublimation enthalpy and ionization enthalpy. So this is possible only if delta H hydration should be greater than sum of enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization.
इसका वैल्यू उन दो के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा हुआ तब ये नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव बनेगा तो डेल्टा, अगर ये नेगेटिव बनेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। दैट विल मार्क द फीजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। व्हाट डज इट मीन हाइड्रेशन एनर्जी शुड ओवरकम सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी? सिंपल मीनिंग है, फॉर दिस प्रोसेस टू बी feasible, for the stability of this oxidation state, for the reactivity of this metal, hydration energy should overcome sublimation energy and ionization energy। यानी हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होना चाहिए। यानी सब्लिमेशन एनर्जी should be high, but hydration energy should be high, but sublimation energy and ionization energy should be less। इन दो का वैल्यू कम होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होना चाहिए। इन पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी अगर मैं लूंगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो जिस मेटल में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसमें डेल्टा एच नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा, डेल्टा एच नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा। जब डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है तो इस प्रोसेस की फिजिबिलिटी ज्यादा है। तो इससे ये इन्फर करेंगे हम कि इस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सिंस इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा यानी SOP ज्यादा होगा और इस मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, सो crux of this is that in order for metal to be more reactive, in order for the metal to undergo oxidation more easily, in order for a metal to be as a strong reducing agent, ठीक, SOP का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और वो वैल्यू तभी ज्यादा आ जाएगा जब हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा और आयनाइजेशन और सब्लिमेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ thermodynamics. Now, I will write the crux here. Point first. More the value of SOP, more the value of SOP, standard oxidation potential, because metal to metal plus 2 it represents oxidation. और इस टेंडेंसी को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ SOP, दैट इज E0 M+2 एक्वस। जितना SOP का वैल्यू ज्यादा होगा रिप्रेजेंटेड देयर, ठीक है, तो इससे क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, more the reactivity of metal, more the reactivity of metal। जिस मेटल इलेक्ट्रोड का या जिस मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पॉइंट 2, more will be the stability of oxidation state, more will be the stability of गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस मेटल में SOP का वैल्यू +2 के लिए ज्यादा होगा वहां पे उस ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड थर्ड, मोर विल बी द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ मेटल,
more will be the reducing character of metal. More will be the reducing character of metal. ठीक, जितना SOP ज्यादा उतना reducing character ज्यादा, because it is tendency to undergo oxidation. और जो मेटल, जिस मेटल की खुद ऑक्सीडेशन होगी वो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो इससे हम ये क्रक्स निकालेंगे, जिस मेटल का SOP वैल्यू ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, और तीसरा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा. यही बात अगर हम SRP में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं SOP is inversely proportional to SRP. अगर SOP ज्यादा है तो SRP कम होगा. यही बात मैं अगर SRP में कहूंगा, less the value of SRP, more will be the reactivity, more will be the stability, and more will be the reducing character of metals. ठीक है? So this was just how you can understand electrode potential of transition metals here. ठीक, तो अब मैं ट्रेंड दिखाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विथ रेफरेंस टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. चलिए, एज फार एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड, जब हम ट्रांजिशन मेटल्स का कंपैरिजन एस ब्लॉक मेटल से करते हैं तो व्हाट वी गेट देयर, SOP of S block metals is higher than SOP of transition metals. ठीक है? S block का SOP, S block metals का जो SOP है, standard oxidation potential, that is greater than the standard oxidation potential of transition metals. अब इसका मतलब क्या हुआ? I will explain it. Point number 1, SOP of transition metals is less than SOP of S block elements. S block metals, this is the point number 1 where we have to go. SOP ट्रांजिशन का कम होने का मतलब ये हुआ उनकी रिएक्टिविटी कम है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक मेटल्स, बिकॉज ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा जहां पे SOP वैल्यू ज्यादा होगे वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा है. तो SOP वैल्यूज एस ब्लॉक मेटल्स का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल्स. इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है दैट इज लेस देन एस ब्लॉक मेटल्स. अब इसका रीजन क्या है? रीजन यहां से आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो. इफ यू विल मूव फ्रॉम एस ब्लॉक टू ट्रांजिशन मेटल्स, साइज विल डिक्रीज. साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. एस ब्लॉक टू ट्रांजिशन मेटल, जब आप ऐसे जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है. साइज कम होने का मतलब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, दूसरी बात ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक. जब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सब्लिमेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो सब्लिमेशन एनर्जी भी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है. इन दो फैक्टर्स को मिला के जब ये दो वैल्यू ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस कम है. जब डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस कम है तो इसका मतलब है SOP विल डिक्रीज. ठीक है? सो SOP ट्रांजिशन मेटल्स का कम है इन कंपैरिजन टू S ब्लॉक मेटल्स. रीजन इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, high ionization energy and high sublimation energy. High sublimation energy. ठीक है? This was comparison
of transition metals with s block metals. चले दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, as far as transition metals are considered, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे हम। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन लूं स्कैंडियम टू जिंक, scandium to zinc, like ionization energy, it is irregular, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इर्रेगुलर वेरिएशन का मेन रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन भी रेगुलर नहीं है, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है। सिमिलर इज केस विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी वेरिएशन इर्रेगुलर है, इट्स नॉट रेगुलर, ठीक है। बट इन जनरल SOP value of transition metals along the transition series moving from scandium to zinc, it decreases in general. Irregular variation है, कहीं पे बढ़ेगा कहीं पे कम हो जाएगा, but in general SOP values will decrease, that means SRP values will increase. So I will write the point there. Point 2, in general, standard oxidation potential of transition metals decreases along the transition series. That is scandium to zinc, जो SOP values है standard oxidation potential, that will decrease. अभी इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? What's the conclusion of this? SOP values decrease होने का मतलब ही है इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। SOP वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। दैट इंडिकेट्स डिक्रीज इन रिएक्टिविटी। दैट इन्वॉल्व्स, दैट कंक्लूड्स SOP वैल्यू कम होने का मतलब along the transition series, that means इनकी रिएक्टिविटी along the transition series डिक्रीज हो रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन, main explanation is both ionization energy as well as sublimation energy is increasing along the transition series. जैसे कल हमने पढ़ा ionization energy बढ़ रही है। ionization energy का बढ़ने का मतलब है डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस कम है, नेगेटिव आने के चांसेस कम है, SOP obviously डिक्रीज हो जाएगा। So that means इनकी रिएक्टिविटी along the transition series डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे, देयर आर सम ट्रांजिशन मेटल्स इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिनका SOP मोर देन द नॉर्मल वैल्यू है। एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ SOP, ट्रेंड के हिसाब से जो SOP वैल्यू आना चाहिए, जो रिएक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है, फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो नॉर्मल ट्रेंड से ज्यादा है, ठीक है। वो कौन कौन से मेटल्स है, बट एक्सप्लेनेशन में है, दैट विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 एलिमेंट्स में लेता हूं, मैग्नीज, जिंक एंड निकल। ये 3 मेटल्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मैग्नीज, जिंक एंड निकल। इन 3 एलिमेंट्स का SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP इज ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू एज पर द ट्रेंड। तीन मेटल्स मैग्नीज, जिंक, निकल, यानी
इन तीन मेटल्स का जो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ट्रेंड के बेसिस पे जो वैल्यू आना चाहिए, इनका वैल्यू ट्रेंड के बेसिस से ग्रेटर देन है, ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, तो उस रीजन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इफ आई गो टू मैग्नीज, मैग्नीज टू मैग्नीज डाई पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 3d5 4s2। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करोगे इट विल बी 3d5। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 3d5 4s2 to 3d5, so you are getting half filled configuration, more stable configuration है। so less stable configuration is converted to more stable configuration। जब आपको ज्यादा stable configuration मिलेगा, इसका मतलब यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन द नॉर्मल वैल्यू, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। जब डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है तो इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। फिजिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि SOP वैल्यू ज्यादा होगा। सो मैग्नीज का SOP ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू क्यों है? बिकॉज मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज स्टेबल बिकॉज ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है और इस वजह से इसका SOP वैल्यू भी ज्यादा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेटल दैट इज जिंक। सिमिलर रीजन, जिंक सॉलिड कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इट इज 3d10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, सो इट विल बी 3d10। नाउ लुक एट अगेन, less stable configuration is converted to more stable configuration, D10 configuration। so zinc 2 positive की electronic configuration जो है वो stable है, completely filled orbitals। as a result of that zinc 2 positive की stability ज्यादा है। जब stability ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। जब डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है तो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस ज्यादा है। फिजिबिलिटी ज्यादा है तो SOP वैल्यू ऑब्वियसली विल बी मोर देन द नॉर्मल। तो जिंक का भी SOP वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ थर्ड वन, निकल। निकल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से निकल में SOP वैल्यू नॉर्मल ट्रेंड से ज्यादा है? लेट मी एक्सप्लेन इट। एज फार एज निकल इज कंसिडर्ड, निकल टू निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है। निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 3d8 4s2, दिस इज 3d8। ऐसी तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, ना तो D5 है ना तो D10 है। Why is it more stable? If you go to the size, साइज जब हमने पढ़ा था पहले हाफ में साइज कुछ ऐसे डिक्रीज हो रहा था, फिर लगभग सेम अप टू निकल बट डिक्रीजिंग ट्रेंड। निकल के बाद साइज एक्सपेंशन कॉपर और जिंक में हो रहा था, तो निकल लास्ट पॉइंट पे इधर आता है। तो अगर मैं देखूंगा ओवरऑल साइज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, निकल का साइज सबसे कम है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा साइज होने की वजह से निकल की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी। एज फार एज निकल इज कंसिडर्ड, इसका साइज बहुत छोटा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसके वाटर के साथ इंटरेक्शन के चांसेस बहुत है। जब वाटर के साथ इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि निकल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। नाउ गो टू दैट इक्वेशन। हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा H टोटल की नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा। जब इसके नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस ज्यादा है। फिजिबिलिटी प्रोसेस ज्यादा है तो SOP वैल्यू ज्यादा होगा। तो निकल का SOP ज्यादा इस वजह से है बिकॉज ऑफ
हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका SOP वैल्यू जो है दैट्स मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, नाउ वाइंड अप दिस पॉइंट। नॉर्मल SOP से ज्यादा SOP 3 मेटल्स का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है। पहला मैग्नीज, दूसरा जिंक और तीसरा निकल। इट मीन्स दैट देयर इज सम extra stability associated with these +2 oxidation states of these 3 metals. Manganese +2 stable because of D5 configuration, zinc +2 stable because of D10 configuration, and nickel +2 की stability aqueous state में because of the high value of hydration energy। इस वजह से इन 3 metals का जो SOP value है that's greater than the normal, that makes them more reactive than their normal reactivity order। ठीक है, ये था point number 3। Next and last point regarding +2 SOP values of first transition series, that's very important. If you go through the SOP values of first transition series from scandium to zinc, अगर हम इनके वैल्यूज चेक करते हैं, all the transition metals of first transition series 3D series from scandium to zinc, SOP standard oxidation potential, that is E0 m+2, सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दैट आर पॉजिटिव। ठीक, और SRP values, standard reduction potential, that is E0 m+2m, ठीक है, that is negative। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का SOP और SRP मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में अपोजिट है। अगर SOP वैल्यूज पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियस बात है SRP वैल्यूज नेगेटिव है। सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स पहली ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक, सभी मेटल्स का SOP वैल्यू पॉजिटिव है और SRP वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेप्ट लेकिन कॉपर, E0 कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, it is equal to -0.34 volts, this is SOP। और इसका जो SRP होगा ऑब्वियस बात है साइन चेंज करके होगा, E कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, दैट इज +0.34 वोल्ट्स। सभी मेटल्स का SOP पॉजिटिव लेकिन कॉपर का नेगेटिव, सभी मेटल्स का SRP नेगेटिव लेकिन इसका पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम SOP के टर्म्स में ही समझते आए हैं। लेट मी कंपेयर द SOP। सभी का SOP पॉजिटिव है और कॉपर का नेगेटिव है। इट मींस ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, उनका SOP वैल्यू कॉपर के SOP वैल्यू से ज्यादा है। कॉपर हैज अ मिनिमम SOP वैल्यू। इसका मतलब है पहली ट्रांजिशन सीरीज में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर है। सो कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर is least reactive in first transition series। सबसे कम रिएक्टिव पहली ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो हम इस पॉइंट से निकालने वाले हैं वो ये होगा, there is a well-known reaction whenever metals react with dilute acids they produce hydrogen gas। Example, zinc plus HCl, it gives zinc chloride plus hydrogen gas, it's 2 times। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सा मेटल कर सकता है कौन सा मेटल नहीं कर सकता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ SOP वैल्यूज।
Before going to the SOP values, first of all, you should know, जो आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो SOP या SRP वैल्यू होता है, लेट मी राइट SOP वैल्यू, H2 2H पॉजिटिव, जो आपने पढ़ा भी होगा, इट्स इक्वल टू 0.0 volts, दैट्स 0. SRP भी एग्जैक्टली सेम ही होगा. ठीक. Now look at this reaction. This reaction is a redox reaction. Oxidation state of zinc, they're 0. Hydrogen +1, chlorine -1. Zinc here is +2, hydrogen is 0. Clear? Zinc undergoes oxidation, 0 to +2, oxidation, and hydrogen +1 to 0, reduction. ये रिडक्शन. ठीक है. चलिए, इसकी आयनिक फॉर्म मैं ऐसे लिख सकता हूं इस रिएक्शन की, क्लोरीन इज अ स्पेक्टेटर आयन, इट्स अ स्पेक्टेटर आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम. तो मैं खाली आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव, इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो इस रिएक्शन में जिंक H पॉजिटिव को रिड्यूस कर लेता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. या आई कैन से हियर जिंक इज एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जिंक हाइड्रोजन गैस को तभी रिड्यूस कर सकता है जब जिंक का रिड्यूसिंग पावर H पॉजिटिव के कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. ठीक है. सो जिंक इन दिस प्रोसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सो इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट मीन्स जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. ठीक है. तभी तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, जिंक 2 पॉजिटिव H पॉजिटिव टू देयर. इसको हम इन टर्म्स ऑफ SOP वैल्यू समझेंगे. बिल्कुल आसान तरीका है. जिंक का SOP जो होता है, दैट इज E0, जिंक 2 पॉजिटिव, SOP of zinc to zinc 2 positive, it is equal to plus 0.76 volts and SRP minus 0.76. अब खुद समझे, जिंक का SOP 0.76 और हाइड्रोजन का SOP है 0. किसका ज्यादा SOP है? ऑब्वियस बात है, जिंक का SOP ज्यादा है. तो जिंक का SOP ज्यादा होने का मतलब है जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक को ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो जिंक को ज्यादा टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, इस वजह से जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड जिंक इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो वही मेटल H पॉजिटिव को कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोजन गैस में, वही मेटल H पॉजिटिव को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकता है, या डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस वही मेटल निकाल सकता है जिसका SOP ऑफ मेटल शुड बी ग्रेटर देन SOP ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE. क्योंकि इसका 0 है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से SOP ज्यादा होना चाहिए. क्योंकि इसका SOP 0 है, इसका मतलब ये है कि मेटल का जो SOP होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक. इस पॉइंट का क्रैक्स, बिफोर आई विल गो टू द क्रैक्स, अगेन लेट्स अंडरस्टैंड जिंक और H पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. ठीक है. उसको मैंने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ SOP. जिंक का 0.76, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज 0. जिंक का SOP ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसका मतलब ये हुआ जिंक को ज्यादा टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, इस वजह से जिंक इसमें ऑक्सीडेशन कर रहा है और H पॉजिटिव अंडरगोस रिडक्शन. ठीक है. अब इसी को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस वही
मेटल डाइल्यूट एसिड से निकाल सकता है, वही मेटल H पॉजिटिव को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका SOP वैल्यू NHE के SOP वैल्यू से ज़्यादा होगा। क्योंकि ये ज़ीरो होता है तो ज़्यादा तभी पॉसिबल है जब SOP का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू माय पॉइंट। मैंने पहले कहा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सभी का SOP वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब all the metals in the first transition series have the tendency to produce hydrogen gas from dilute acids। ठीक, फिर से all the first transition metals, first series transition metals have positive SOP. It means that all the first transition metals have tendency to produce hydrogen gas from dilute acids। ठीक है, जरा कॉपर पे जाइए। कॉपर का SOP नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि कॉपर इज अनएबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में सारे के सारे मेटल्स को टेंडेंसी होती है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स एक्सेप्ट कॉपर, क्योंकि इसका SOP नेगेटिव है या SRP पॉजिटिव है। दिस इज द फाइनल पॉइंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। सो कॉपर is the only transition metal in first transition series that is unable to produce hydrogen gas from dilute acids because its SOP value is negative. That is the point I will write here. Copper is the only transition element in first transition series that is unable to produce hydrogen gas from dilute acids। बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल्स फर्स्ट सीरीज के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें कहीं कहीं पे काइनेटिक फैक्टर आ जाता है, but they have the tendency to produce hydrogen gas, but only copper cannot produce hydrogen gas. So this is all about the electrode potential of transition metals with respect to +2 oxidation state। ठीक है, तो 4 बेसिक पॉइंट्स फिलहाल हमने ले। इन कंपैरिजन टू S ब्लॉक इनका SOP वैल्यू कम होता है, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी S ब्लॉक से कम होगी। रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनका SOP कम बनता है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2 हमने देखा इन जनरल irregular variations है। इन जनरल SOP values decrease along the transition series. Moving from scandium to zinc, SOP value कम हो रहा है, इसका मतलब reactivity is decreasing. Again reason is ionization energy बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट हमने लिया, सभी ट्रांजिशन मेटल्स का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में SOP पॉजिटिव है। दैट मीन्स दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स एक्सेप्ट कॉपर, क्योंकि इसका SOP नेगेटिव है। और उसका जो रीजन है, फाइनल रीजन, जब आप कॉपर टू कॉपर डाई पॉजिटिव जाओगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। जब आप यहां जाओगे इट विल बी 3d9, d10 to d9, मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें डेल्टा H नेगेटिव नहीं आता है, डेल्टा H कम्स पॉजिटिव। इस प्रोसेस की फिजिबिलिटी बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो SOP वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइनलाइज कर लेते हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट से, जो अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ट्रेंड्स इन
M+2 M+3 electrode potential. That's very, very important. Trends in E0 M+2 M+3 electrode potential M+2 aqueous M+3 aqueous. तो इसकी चेंज जो हम लिखने वाले हैं वो चेंज कुछ इस तरीके से होगा, M+2 aqueous to M+3 aqueous. इसका ट्रेंड हमें दिखाना, ठीक है। इसको शॉर्टकट कर लेते हैं हम, बिल्कुल टारगेट पे जाएंगे। आई विल टेक 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हम लेंगे जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट E0 क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। E0 मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 3 पॉजिटिव। E0 iron 2 positive, iron 3 positive, and E0 cobalt 2 positive, cobalt 3 positive. Again we are representing oxidation, so ये जो potentials है ये represent करेंगे standard oxidation potential. इनके वैल्यूज पे जाने से पहले जहां पे वैल्यू ज्यादा आएगा वहां पे +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे वैल्यू कम आएगा वहां पे +3 की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इनके एसओपी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और किस +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी सबसे कम, ठीक है। आई विल गिव द वैल्यूज as far as chromium 2 positive, chromium 3 positive is considered. It's +0.44. Manganese 2 positive to manganese 3 positive, it's -1.57. It's volt again. Iron 2 positive to iron 3 positive, it's -0.77 volts. Cobalt 2 positive, cobalt 3 positive, it's equal to -1.97 volts, ठीक है। Look at the SOP values. जब आप SOP values देखोगे तो obvious सी बात है, सबसे ज्यादा SOP कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉरी क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में है। इसका मतलब है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। इसको एक्सप्लेन अब कर लेते, और सबसे कम स्टेबल मिनिमम वैल्यू इज देयर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एसओपी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, एसओपी कम स्टेबिलिटी कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम 3 पॉजिटिव के बाद सेकेंड वैल्यू पे, ठीक है, इट्स -1.57, इट्स -0.77, सो इट्स आयरन 3 पॉजिटिव। आयरन 3 पॉजिटिव के बाद मैग्नीज 3 पॉजिटिव, और मैग्नीज 3 पॉजिटिव के बाद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस शोज द फिजिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ +2 to +3। अगेन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिस्कस किया, इट इज सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन दिस। क्रोमियम में ऐसा क्या है कि +3 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इन बाकी केसेस में क्या है कि +3 की स्टेबिलिटी कम है। इट इज बिकॉज इनकी एसओपी वैल्यूज नेगेटिव है, इनका मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम है। अगर इन 4 का हम कंपैरिजन कर लेंगे तो ऑर्डर ये है। सो व्हाट इज दैट विच इज एसोसिएटेड विद क्रोमियम +3, जिसकी वजह से ये स्टेबल बनता है। लेट मी राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम +2 टू क्रोमियम +3, ठीक है। क्रोमियम +2, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 4s1,
2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो D4 बनेगा, सो इट इज 3D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रोमियम प्लस 3 ऑब्वियसली बनेगा 3D3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इसमें ऐसी क्या स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है जिसकी वजह से इसके बनने की चांसेस ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगले चैप्टर में पढ़ना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो आगे यहां भी यूज करना है हमें। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में मैं यहां पे क्रिक्स ले रहा हूं, शॉर्टकट में हम लेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में डी ऑर्बिटल्स जो डीजनरेट होते, 5 डी ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz², जो 5 डी ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेट है, उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं। ठीक है, दे गेट कन्वर्टेड मेनली इनटू 2 सेट्स, जो आप डिटेल में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे गेट स्प्लिटेड इनटू 2 सेट्स। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स जिनको मैं ऐसे बना रहा हूं, 5 डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 डीजनरेट है dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। दे गेट स्प्लिटेड इनटू 2 सेट्स, one set having less energy and another set having more energy। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल केस में ये वाले 3 नीचे आ जाते हैं, 3d ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dzx, और ये 2 d ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं। इसका रीजन क्या है वो आप वहां डिटेल में पढ़ोगे, dx² माइनस y² एंड dz²। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इट्स कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब 2 सेट्स मिले, इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग। इस सेट को हम नाम देते हैं T2g सेट और इस सेट को हम नाम देते हैं EG सेट। T2g containing 3d orbitals, that's dxy, dyz and dzx, and EG containing 2 orbitals, dx² minus y² and dz²। ठीक है, now जब क्रोमियम में स्प्लिटिंग होगी, अगेन विल गेट T2g सेट एंड EG सेट। तो यहां T2g सेट है कम एनर्जी पे, दिस इज T2g सेट, और ऊपर EG सेट है, दिस इज EG सेट। क्लियर? नाउ D4 कॉन्फ़िगरेशन इज कन्वर्टेड टू D3 कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताइए, अगर आपके पास D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां जाएंगे? पहले जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा। ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ऑबॉस प्रिंसिपल। ऑबॉस प्रिंसिपल के बेसिस पे पहले वो ऑर्बिटल फिल होंगे जिनकी एनर्जी कम है। सिंस T2g सेट की एनर्जी कम है, EG सेट की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले फिल होगा T2g सेट। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स T2g सेट में जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर। लुक एट दिस T2g कॉन्फ़िगरेशन। T2g में 3 ऑर्बिटल्स है और ये तीनों के तीनों पार्शियली फिल्ड है, तो मैं कह सकता हूं ना D3 कॉन्फ़िगरेशन is actually T2g3 configuration, and this T2g configuration is half filled। ये half filled configuration है। अगर ये half filled configuration है तो ये बहुत ज़्यादा stable है, अगर ये half filled configuration है तो बहुत ज़्यादा stable है। इसका मतलब D3 is stable because of crystal field splitting। All the 3d electrons will enter into T2g। As a result, this T2g becomes half-filled, and half-filled is the stable configuration। तो इसका मतलब है क्रोमियम 3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी arises because of T2g3 configuration। ठीक है, तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव की स्टेबिलिटी किस वजह से अराइज होती है? T2g3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इस वजह से इसका SOP वैल्यू सबसे ज्यादा है इन मेटल्स में, एंड इट्स प्लस 0.44। सो क्रोमियम 3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी का जो रीजन है दैट इज T2g3 कॉन्फ़िगरेशन।
So I will write here it is T2G3 configuration and it's half filled and hence chromium 3 positive is stable. ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट मेटल्स पे जाता हूं. क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, chromium to manganese, manganese to iron, iron to cobalt. Ionization energy is continuously increasing. Hydration energy is unable to overcome. इस वजह से इनके वैल्यूज नेगेटिव आते जा रहे हैं. ठीक है, तो मैग्नीज का भी नेगेटिव, आयरन का भी नेगेटिव, कोबाल्ट का भी नेगेटिव. अब इसमें एक चीज एक्सप्लेन करना खाली. It's 1.57 and it's 1.97. It means chromium to manganese, manganese to iron, iron to cobalt. ठीक है, क्रोमियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीज. आयरन का जो SOP वैल्यू यानी आयरन 2 पॉजिटिव टू आयरन 3 पॉजिटिव, दिस शुड बी बिटवीन -1.57 एंड -1.97. यानी SOP वैल्यू ऑफ आयरन ये इन दो वैल्यूज के बीच में होना चाहिए, यानी मैग्नीज से कम होना चाहिए और कोबाल्ट से ज्यादा होना चाहिए. अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स. जो +2 +3 का कन्वर्जन है आयरन का, इट शुड बी बिटवीन मैग्नीज एंड कोबाल्ट. दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन मैग्नीज एंड इट शुड बी मोर देन कोबाल्ट. ठीक है, बट यू आर सेइंग दैट आयरन का है -0.77, ये मैग्नीज से भी ज्यादा है. तो ऐसा क्या रीजन है आयरन +3 में कि इसका SOP वैल्यू मैग्नीज 3 पॉजिटिव से ज्यादा बनता है? व्हाट इज दैट स्टेबिलिटी फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन आयरन 3 पॉजिटिव दैट मेक्स इट मोर स्टेबल देन मैग्नीज 3 पॉजिटिव? वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इसका SOP वैल्यू मैग्नीज से ज्यादा आता है? उस पॉइंट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे. ठीक है, लेट मी शो द कन्वर्जन ऑफ आयरन +2 टू आयरन +3. अगर मैं आयरन +2 टू आयरन +3 कन्वर्जन दिखाता हूं, वो कुछ इस तरीके से होगा. आयरन +2 टू आयरन +3. ठीक है, आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d6 आयरन +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दीजिए, तो कॉन्फ़िगरेशन जो बनने वाली है दैट इज 3d6. फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इट इज 3d5. दिस इज 3d5. Now look at the configuration of iron 3 positive. Iron 3 positive की configuration है D5. It involves conversion of less stable to more stable. D5 is half filled D configuration. Half filled D configuration. ठीक है, and you know that half filled configuration stable होता है. तो इस प्रोसेस में D6 to D5 लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल कन्वर्ट होगा. आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप होगा. आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप होने का मतलब है डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है. डेल्टा H के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, फिजिबिलिटी ज्यादा है. फिजिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब SOP वैल्यू विल बी मोर देन द नॉर्मल. सो आयरन 3 पॉजिटिव का रीजन है D5 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, बाद में मैग्नीज और कोबाल्ट में कोबाल्ट का SOP वैल्यू सबसे कम इस वजह से है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा है. दिस इज ट्रेंड in case of the SOP values involving conversion of +2 to +3. ठीक है, तो इनका SOP values का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, SOP वैल्यूज का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है दैट इज क्रोमियम +2 क्रोमियम +3, देन आयरन +2 आयरन +3, देन मैग्नीज +2 मैग्नीज +3, कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +3. जस्ट यू हैव टू गो टू द स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3. सबसे ज्यादा स्टेबल क्रोमियम +3, तो SOP सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद आयरन +3, तो आयरन +3 का SOP ज्यादा होगा. ठीक है, देन मैग्नीज एंड देन कोबाल्ट. ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ SRP, तो वो बिल्कुल आसान है. अगर इसका SOP ज्यादा है तो SRP सबसे ज्यादा किसका होगा? कोबाल्ट का होगा. कोबाल्ट के बाद मैग्नीज होगा, मैग्नीज के बाद आयरन होगा और आयरन के बाद क्रोमियम होगा. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जहां पे मैं इसको वाइंड अप कर लेता हूं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर chromium and manganese. Chromium +2 to chromium +3.
अभी आपने देखा SOP दैट इज प्लस 0.44 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ अगर मैं मैग्नीज +2 टू मैग्नीज +3 लेता हूं, इसका जो SOP है -1.57 वोल्ट्स, ठीक है। चलिए अब मैं SRP की बात करूंगा। उल्टा कर दीजिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम 2 पॉजिटिव, यहां पे तो मुझे SRP यूज करना होगा। ये ऑक्सीडेशन है, SOP 0.44, ये रिडक्शन है तो यहां पे मुझे यूज करना होगा SRP। साइन चेंज कर दीजिए, -0.44 वोल्ट्स। मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव टू मैग्नीज डाई पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन है, -1.57, इसको चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, +1.57 वोल्ट्स। लुक एट दैट, इसका SOP पॉजिटिव है, ठीक है। दैट मीन्स यहां ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। SRP नेगेटिव है, रिडक्शन होने के चांसेस कम है, इस वजह से यहां पे +3 की स्टेबिलिटी +2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगेन आई रिपीट, क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 SOP पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा है। और इसी का रिवर्स जब मैं लेता हूं SRP वैल्यू, इसमें रिडक्शन, SRP वैल्यू 0.44, रिडक्शन होने के चांसेस कम है। यानी क्रोमियम में अगर +2 और +3 आप कंपेयर करोगे, ज्यादा स्टेबल है +3, ठीक है। नाउ गो टू द मैग्नीज। मैग्नीज में +2 टू +3 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.57 नेगेटिव में है। इसका मतलब है बहुत कम टेंडेंसी है +2 को +3 बनने के लिए, चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आर वेरी लेस। लुक एट द रिडक्शन, +3 टू +2, रिडक्शन पोटेंशियल 1.57, इसका मतलब ये है +3 टू +2 कन्वर्जन ज्यादा फीजिबल है। इस वजह से मैग्नीज में +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्रोमियम में +2 टू +3 फिजिबिलिटी ज्यादा है, तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन मैग्नीज में उल्टा है, +3 टू +2 फिजिबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है मैग्नीज का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +2, लेकिन क्रोमियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +3, ठीक है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स वी इन्फर दैट क्रोमियम में जो फिजिबल प्रोसेस है दैट्स +2 टू +3, लेकिन मैग्नीज में जो फिजिबल प्रोसेस है +3 टू +2। और इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने लिया T2G3 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फेल T2G, और मैग्नीज +2 इज D5, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो मैग्नीज के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और क्रोमियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। नाउ अक्सर क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट ने भी ये क्वेश्चन दिया है, क्रोमियम +2 एंड मैग्नीज +3, क्रोमियम +2 एंड मैग्नीज +3। आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है। क्रोमियम +2 कॉन्फ़िगरेशन D4, मैग्नीज +3 कॉन्फ़िगरेशन D4, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अगर D4 है, बट क्रोमियम +2 बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, but manganese +3 behaves as strong oxidizing agent. Why? What is the reason? दोनों की अगर कॉन्फ़िगरेशन D4, यहां भी D4, यहां भी, ठीक है, लेकिन क्रोमियम +2 बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और मैग्नीज +3 बिहेव कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। What is the reason behind that? Why this is happening? ठीक है,
अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्रोमियम के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो +2 को कन्वर्ट टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्ट टू +3 सिंस दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, और जिसको खुद ऑक्सीडेशन होती है वो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से एक बार समझेंगे, क्रोमियम +2 को टेंडेंसी है टू गेट कन्वर्ट टू क्रोमियम +3, क्योंकि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से जब +2 टू +3 कन्वर्जन होगा, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रोमियम +2 विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मैग्नीज पे जाते हैं। मैग्नीज का ज्यादा स्टेबल +2 है, सो मैग्नीज +3 को टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीज +2। +3 टू +2 कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन। जिसको खुद रिडक्शन होगा वो बिहेव करेगा एज एन oxidizing agent. That is the answer for this question. Simply, for chromium, stable oxidation state is +3. That involves oxidation and hence it will behave as a reducing agent. But for the manganese, stable oxidation state is +2. This involves reduction and hence it will behave as an oxidizing agent. This was all about the electrode potential of transition elements. ठीक है? Now, let us move to another property of transition metals, and that property will be oxidation states.